नमस्कार, मैं मिस्टर लोंगानी। ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। उसका रीजन है, इससे पहले ऐसा पॉडकास्ट किसी ने भी नहीं बनाया। क्योंकि होस्ट तो मैं हूँ, लेकिन गेस्ट कौन है ये एक सरप्राइज है। लेकिन थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले ऐसा पॉडकास्ट कभी भी किसी ने नहीं बनाया होगा। मैंने तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। चलिए मिलाता हूँ आज के गेस्ट से। नमस्कार, मैं मिस्टर लोंगानी। मैं भी मिस्टर लोंगानी, आप भी मिस्टर लोंगानी। कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन आपको दुबई में एक और नाम से भी जानते हैं, मिस्टर शाइन। क्या मैं आपको शाइन बुला सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बुला सकते हैं शाइन के नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जिसका नाम है सवाल भी मैं करूंगा और जवाब भी मैं दूंगा। मिस्टर लोंगानी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, जैसे कि मीडिया में बता रहे थे कि दुबई में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अभी की क्या करंट सिचुएशन है? क्या दुबई कंप्लीटली टोटली ओपन हो चुका है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसका रीजन है, उनका काम है न्यूज बताना, लेकिन न्यूज से भी ज्यादा उनका काम है टीआरपी बटोरना। और टीआरपी बटोरने के लिए डेफिनेटली मिर्च मसाले तो मिलाने पड़ते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मिसाइल नहीं आई या ड्रोन नहीं आए, ये सब कुछ है, कल इस टाइम की न्यूज में भी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई ऐसी कंट्री है, क्या कोई है ऐसी कंट्री जो आपको मिसाइल और ड्रोन से बचाए? यूएई, दुबई, पिछले 24 वर्षों से मैं रह रहा हूं यहाँ पे। मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे इस सिचुएशन में, यानी कि डे 1 से हम लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि हमें ट्रस्ट है दुबई यूएई गवर्नमेंट के ऊपर। और मीडिया का काम, फिर से मैं कह रहा हूं कि मीडिया का काम है मिर्च मसाले बताना। लेकिन जैसे कि इस वक्त आप आए हैं ग्राउंड लेवल पे चेक करने, तो आपने देख ही लिया कि दुबई कितना सिक्योर है। लेकिन मैंने सुना है कि काफी लोग दुबई छोड़ के चले गए हैं अपनी अपनी कंट्री। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैक्सिमम 3 या 4% लोग सिर्फ गए हैं अब तक। उनमें से भी 2% तो हर साल जाते हैं, क्योंकि मार्च में बच्चों के स्कूल जो है क्लोज होते हैं, 20 डेज की हॉलीडे होती है, तो इसलिए हर साल ही जाते हैं एटलीस्ट 2%। रिमेनिंग जो 2% है, उनमें से भी कईयों की ऐसी मजबूरी थी कि उन्हें जाना पड़ा। उसका रीजन था, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रेशर थे कि आपको अपनी अपनी कंट्री में वापस आना है। और शायद 1% वो लोग होंगे, और रिमेनिंग जो 1% थे वो स्टूडेंट पकड़ के चले। क्योंकि रीजन है कि कहीं ना कहीं जो न्यूज ने बड़ा चढ़ा के बताया था, ऐसे में 1% लोग स्टूडेंट थे जिनके पेरेंट्स घबरा गए थे न्यूज देखकर, तो वो लोग गए थे। तो ओवरऑल 4% मैक्सिमम गए हैं। अब आप सोचिए, 100 में से 4%, उसमें से भी 2% तो हर साल ही जाते हैं स्कूल हॉलीडे के लिए। तो रिमेनिंग 2%, तो उसको जाना तो नहीं कहते हैं। और बात करूं मैं अभी की, तो काफी लोग वापिस भी आ चुके हैं। तो आपका कहने का अर्थ यह है कि दुबई जो है कंप्लीटली सिक्योर है, सेफ है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, बात करूं दुबई की करंट सिचुएशन की, तो दुबई कल भी सिक्योर था, दुबई आज भी सिक्योर है, और दुबई आगे भी सिक्योर रहेगा। और आप पूछ रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डे 1 से दुबई जो था एक्टिव था। यानी कि दुबई में कुछ भी बंद नहीं हुआ था। बस ट्राम, मेट्रो, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, सब कुछ एक्टिव थे। और यहां तक कि जितने भी सुपरमार्केट थे, सारे सुपरमार्केट में स्टॉक था। हालांकि मैंने कई सारी कंट्री की वीडियो देखे जहां सुपरमार्केट में सामान नहीं था, विच इज ऑफ कोर्स वेरी सैड। बट बात करूं दुबई की, तो दुबई में सब कुछ फुल था। यहाँ की सब कुछ एक्टिव तो था ही, लेकिन उसका जितने भी सुपरमार्केट थे सभी में उतना ही सामान था जैसे कि पहले होता था। और बात करूं महंगाई की, तो महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। 19-20 का फर्क आया तो अलग बात है। और बात करूं अगर फ्यूल, पेट्रोल की, तो सिर्फ 80 फिल्स जो है इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का। लेकिन सुनने में अभी यह है कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट जो है डेड हो गया है, और यहाँ पे अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रियल एस्टेट दुबई का, वो ना पहले कभी डेड हुआ था ना आगे डेड होगा, नहीं अभी डेड है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस सिचुएशन में भी कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं। मेरी छोड़िए, मेरे कहने से ना, देखिए आप जाके ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी काफी सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू बिफोर एंड नाउ, ऑफ कोर्स लिटिल बिट स्लो आई कैन से। बट आज भी कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि डेस्टेड डील ढूंढ रहे हैं, लेकिन डेस्टेड डील मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
थोड़े समय के बाद आप खुद देखेंगे कि दुबई किस तरह से बाउंस बैक करता है। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही है कि 2008 में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, और दुबई की ये हिस्ट्री है। दुबई जितना पीछे जाता है उतना ही तेजी से आगे भी आता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं मैं, दुबई गवर्नमेंट ऑफकोर्स स्मार्ट गवर्नमेंट है। यहाँ के जो राजा हैं, रूलर्स हैं, हम सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी नई नई जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ऐसी बहुत सारी नई चीजें आएंगी और डेफिनेटली दुबई जो है फिर से बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप भी यहाँ पे हैं और हम भी यहाँ पे, और आप भी देखेंगे कि दुबई किस तरह से बाउंस बैक करता है। अच्छा मिस्टर लोंगानी, अभी की जो करंट सिचुएशन है, डेफिनेटली इसमें बिजनेस में तो इफेक्ट आया ही होगा और सभी को आया होगा, लेकिन खास करके जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग क्या करेंगे? ऐसे में उनको अपनी कॉस्ट कैसे कट करनी चाहिए, कैसे अपने एक्सपेंस रिड्यूस करने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉस्ट कैसे कट करनी है, देखिए इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। उसका रीजन है कि इस बिजनेस का सबका अपना अपना मॉडल होता है, तो उन्हें पता है कि बिजनेस किस तरह से रन करना है। अगर आप पूछेंगे मेरे बारे में तो मैं जरूर बता सकता हूं कि मैंने अपनी कॉस्ट कहां पे कट करी। वैसे तो मेरे 4 बिजनेस है, लेकिन मैंने सिर्फ एक जगह से अपनी कॉस्ट कम करी है और वो है हॉलीडे होम। हॉलीडे होम के मैंने अपने कुछ अपार्टमेंट शट डाउन कर दिए। जी हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ अपार्टमेंट शट डाउन किए हैं और उसकी मैंने कॉस्ट कट करी है, कॉस्ट रिड्यूस करी है। क्योंकि देखो, मैं नहीं समझता हूं कि स्टाफ को निकालना या उनकी सैलरी कम करना उससे कोई खास फर्क पड़ता है, या कहीं ना कहीं उनकी भी फैमिली है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने वो नहीं किया। लेकिन सबका अपना अपना बिजनेस का एक वो ये होता है कि किस तरह से रन करना है। देखिए, आज हम बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, इतने तो पैसे कमाए होंगे कि 4-6 महीने अपनी कंपनी को चला सकते हैं, राइट? अभी एक ही महीना होते ही सैलरी कट करना या निकालना मुझे नहीं समझदारी लगी। और डेफिनेटली लेकिन सबका अपना अपना एक बिजनेस रन करने का है। लेकिन मैंने अपने हॉलीडे होम के कुछ अपार्टमेंट शट डाउन किए और कॉस्ट मैंने तकरीबन 100,000 रिड्यूस करी पर मंथ की। यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट किया, जब तक टूरिस्ट वगैरह आएंगे प्रॉपर वे में, तो करीबन मुझे 1.2 मिलियन दिरहम का नुकसान होता। ऐसे में मैंने कुछ अपार्टमेंट शट डाउन किए हैं, और अगर मैं रीओपन करता हूं जब भी टूरिस्ट वापस आएंगे, तो मेरी कॉस्ट सिर्फ 300,000 आ रही है। यानी कि नुकसान में मैं अपने 9 लाख बचा सकता था जो मैंने बचाए हैं। ऐसे में डेफिनेटली मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा कि किस तरह से बिजनेस को रन करना है, लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि कहा कि मुझे समझदारी नहीं लगी, मुझे सही नहीं लगा कि किसी की सैलरी काटूं या फिर नौकरी से निकाल दूं। मुझे सही नहीं लगा, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अच्छा, मैंने आपके काफी सारे वीडियो देखे और आपके वीडियो से ये पता चलता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली की काफी हेल्प करते हैं। नॉलेज देके अपना एक्सपीरियंस आप बताते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में भी आप मिडिल क्लास फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या मिडिल क्लास फैमिली दुबई में अपना घर ले सकती है? जी जी, बिल्कुल ले सकते। क्यों नहीं ले सकते दुबई में घर? अगर आपकी एक अच्छी खासी जॉब है, सैलरी अच्छी है, तो आपको लोन भी मिलता है। 80% तक आपको लोन मिलता है। 20% आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, 4% डीएलटी फी लगेगी और 2% लगती है कमीशन, और घर हो गया आपका दुबई में। बहुत ईजी है यहाँ पे। लेकिन आपने तो ये कहा है कि आप मिडिल क्लास फैमिली की हेल्प करेंगे और उसमें आप कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, 0% पे फर्स्ट 100,000 मिडिल क्लास फैमिली को घर दिलाएंगे। क्या ये सच है? जी जी, बिल्कुल, ये 100% सच है। और मैं पहले 100,000 मिडिल क्लास फैमिली को दुबई में घर दिलाऊंगा, वो भी 0% कमीशन पे। और इसकी ऑफर वैलिडिटी है लाइफ टाइम। जी हाँ, जब तक मैं रिटायर नहीं होता हूं तब तक मैं मिडिल क्लास फैमिली की हेल्प करूंगा, उन्हें दुबई में घर दिलाऊंगा। लेकिन मेरी कंडीशन एक ही है कि दुबई में आपका पहला घर होना चाहिए। उसका रीजन है, पहला घर बनाने में जान निकल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहला घर बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत कुछ होता है। ऐसे में अगर मैं थोड़ी सी अपनी कमीशन नहीं चार्ज करता हूं, उनको सहयोग देता हूं, और अगर इस बहाने से उनका एक घर बन जाता है, तो डेफिनेटली क्यों नहीं। और हो सकता है कि आज आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद जब भी पैसे आते हैं, आप आके दुबई में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और 0% कमीशन पे मैं आपको घर दिलाऊंगा। और ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं है कि आप सोचे कि सिर्फ इंडियन के लिए, नहीं,
कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी लोग हो दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में आप रहते हैं, आप मेरे से आके कांटेक्ट करना, मेरी टीम से आके कांटेक्ट करना, मेरे से आके ऑफिस में भी मिल सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट बजट। अकॉर्डिंग टू योर बजट जो भी है, आपका फर्स्ट घर जो भी होगा उसके ऊपर मैं कमीशन चार्ज नहीं करूंगा। और एक और बात, जैसे कि मेरी आईडी है ड्रीम होम रियल एस्टेट के नाम से और मिस्टर लोंगानी के नाम से, लेकिन मैंने एक और अपनी नई आईडी बनाई है जो कि एक्टिव हो चुकी है, वीडियो अपलोड करना बाकी है, शूट भी हो चुके हैं और जल्दी मैं उसके ऊपर जितने भी मेरे वीडियो बन चुके हैं पिछले 2-2.5 महीनों में, मैं वो भी अपलोड करूंगा। और आईडी का नाम है दुबई में अपना घर। मेरा भी एक सपना है कि आप सभी लोगों का अपना अपना दुबई में घर होना चाहिए और इसके लिए मैंने आईडी का नाम रखा है दुबई में अपना घर। अच्छा, अगर दुबई में कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली घर लेना चाहती है तो आपके हिसाब से कितना एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए ताकि वो लोग अपना दुबई में घर ले सकें? देखिए, डिपेंड है कि किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैं छोटी से छोटी प्रॉपर्टी जो कि ठीक ठाक डिसेंट लोकेशन पे, आप $500,000 पकड़ के चले, यानी कि 5 लाख dirham, ऐसे में आप 20% डाउन पेमेंट दें जो कि 100,000 होता है और 4% डीएलडी फी जो कि 20,000 हो जाएगी तकरीबन, और 2% कमीशन अगर आप किसी और एजेंट से लेते हैं। तो अगर आप मेरे से लेते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ आपको ये 2 चीजें देनी है, एक डाउन पेमेंट और एक डीएलडी 4%। और 120,000 dirham यानी कि इंडियन रुपीस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख होते हैं। 30 लाख देकर आप दुबई में अपना एक घर ले सकते हैं और बाकी का जो 80% का लोन है उसकी ईएमआई आएगी और वो आपका टेनेंट पे करेगा। और घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी, यकीन मानो मेरा। पर प्रॉब्लम क्या हो गई आजकल? प्रॉब्लम ये हो गई है कि सबने अपनी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। हर साल 1-2 कंट्री में घूमने जाना है, हर साल आईफोन मोबाइल लेने हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले लेनी है और उसकी फिर ईएमआई पे करनी है। अगर आप यही 1-2-3 साल थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट सेव कर लो, तो डेफिनेटली दुबई में भी आपकी भी एक प्रॉपर्टी बन सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, डाउन पेमेंट इन्होंने दे दिया और घर भी इनके नाम पे हो गया, लेकिन जो हर महीने की ईएमआई आती है उसको ये लोग कैसे पे करेंगे? देखिए, ईएमआई जो है मोस्टली तो कवर हो ही जाती है। ऑफ कोर्स कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी ली तो 500,000 dirham आपको अपनी जेब से भी मिलाने पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि नहीं आपकी ईएमआई 100% कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मोस्टली हो जाती है ये कहूंगा। लेकिन कोई कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे रेंट कम मिलता है तो वहां आपकी ईएमआई कवर शायद नहीं होती है और 500,000 dirham आपको अपनी जेब से मिलाने भी पड़ सकते हैं, लेकिन विच इज ऑफ रीजनेबल। एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी आपकी बन रही है और कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि दुबई के जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो हर साल बढ़ते ही हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर आप 5-10 साल के बाद देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो बढ़े हुए ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप 500,000 dirham अपनी जेब से भी मिलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रेयर है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर आप एक छोटी प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो आपकी बैंक की जो ईएमआई है अप्रोक्सीमेटली 2,500 टू 2,800 आप मान के चलें। इसके अलावा जो कॉस्ट आती है, हिडन चार्जेस जो कोई नहीं बताता है, वो है सर्विस चार्ज। यानी एक स्टूडियो अगर आप लेते हैं, डिपेंड है साइज क्या है, लेकिन एवरेज आप 8 से 10,000 dirham पकड़ के चले, यानी 700-800 dirham आपके मेंटेनेंस के सर्विस चार्ज भी आएंगे। और नई प्रॉपर्टी है तो फिलहाल मेंटेनेंस नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली 2-4-5 साल के बाद प्रॉपर्टी जब पुरानी होती है तो उसमें मेंटेनेंस कोर्स भी चालू हो जाती है जो कि वेयर एंड टेयरिंग में आती है। तो ऐसे में वो 200-400 dirham आप वो भी मान के ही चलें। ओवरऑल मोस्टली तो कवर हो जाती है ईएमआई, नहीं तो 500 या 1,000 dirham आपको अपनी जेब से मिलाने पड़ते हैं। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज प्रॉपर्टी ले ली और आज ही रेंट पे चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि क्लाइंट जो है, जो टेनेंट है, वो रोड पर या सुपरमार्केट में तो नहीं होते हैं। आप किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को देंगे, चाहे मुझे दें या किसी को भी दें, और डेफिनेटली हम क्या करते हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं, या तो रेफरेंस क्लाइंट मिलेगा या फिर मार्केटिंग करते हैं। मेजोरिटी जो क्लाइंट होते हैं वो मार्केटिंग से ही मिलते हैं। अब ऐसे में हम जब मार्केटिंग करते हैं तो क्लाइंट नेक्स्ट डे नहीं आता है, हो सकता है कि 5 दिन के बाद आए, हो सकता है कि 10 दिन के बाद आए, और हो सकता है कि कई बार एक ही प्रॉपर्टी 6 लोगों को भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि नहीं समझ में आती है। कई बार वास्तु हो जाता है, कई बार सनलाइट है, कई बार बालकनी है, कई बार व्यू है, कई सारी चीजें होती है। तो ऐसे में तकरीबन अगर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते लग भी जाते हैं तो आपका वो भी लॉस है, वो आप पकड़ के चलें। उसके अलावा जब टेनेंट मिलता है तो 2 हफ्ते का वो लोग ग्रेस पीरियड मांगते हैं। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी में ईएमआई कवर होती है और कुछ में आपको अपनी जेब से 500 या 1,000 dirham मिलाने पड़ते हैं। अच्छा, मैं सुनूंगा नहीं,
जो ये सर्विस चार्ज होते हैं, ये क्या पर स्क्वायर फीट होते हैं? क्या ये जनरली सभी बिल्डिंग में इक्वल सेम ही रहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्विस चार्ज जो है हर बिल्डिंग के अलग अलग होते हैं। कहीं 12 दिरहम है, कहीं 14, कहीं 15, कहीं 18। एक एवरेज आप 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलें। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? अगर आप रह रहे हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो टेनेंट को मिलेगा। जो भी बिल्डिंग में फैसिलिटी होती है, जो कॉमन फैसिलिटी आती है, एमिनिटीज होती है, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, जितने भी है एमिनिटीज, उसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं, जो भी वहां रहता है, इधर टेनेंट और ओनर। और सर्विस चार्ज इसलिए लेते हैं ताकि बिल्डिंग को मेंटेन कर सकें। बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, सिक्योरिटी होती है, जितनी भी अम्यूनिटीज होती है, वेयर एंड टायर, ये वो, तो उसकी वजह से ये लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। अच्छा, एक हो गई बैंक की ईएमआई और एक हो गया सर्विस चार्ज। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे हिडन चार्जेस हैं? जी, एक हो गई बैंक की ईएमआई और दूसरा हो गया सर्विस चार्ज। इसके अलावा कोई ऐसा हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एज अ ओनर रह रहे हैं तो आपको देवा यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट देना पड़ता है और हर महीने वो बिल आएगा। इसके अलावा आप जो भी इंटरनेट लेते हैं, डू या एटिसलार, उसके बिल आएंगे। और इसके अलावा अगर बिल्डिंग में चिल्लर नहीं है, अगर चिल्लर फ्री बिल्डिंग नहीं है, तो उसका सेपरेट बिल आता है। फिर अलग अलग कंपनी है, जैसे कि एम्पावर, एक्वाकोल, एमिकोल, तो वहां पे भी डिपॉजिट देना पड़ता है। और इसके अलावा हर महीने जो बिल आता है वो आपको पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर टेनेंट को देना पड़ता है वो बिल, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का और एक्वाकोल, एमिकोल या एम्पावर, जो भी कंपनी होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी ओनर प्रॉपर्टी लेता है वो देवा का कनेक्शन अपने नाम पे कराते हैं, तो एक बार आपको वो एक अमाउंट लगता ही है, जिसकी कॉस्ट आती है रेजिडेंशियल फ्लैट की 2130 दिरहम। अच्छा, मैंने आपके काफी सारे वीडियो देखे जिसमें आप हमेशा एक चीज कहते हैं कि सब कुछ राइटिंग में लो। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में जो हमेशा आप कहते हैं कि सब कुछ राइटिंग में लो? देखिए, विश्वासघात सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। और विश्वासघात तो राजा महाराजा के टाइम पे भी होता था, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि खुली तिजोरी और डैश 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 कोई नहीं छोड़ता है। आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये जो डैश डैश है, ये खालिस्तान है। आप सब लोग अपने अपने हिसाब से भरो उसके अंदर जो भी बढ़ना है। अच्छा, मिस्टर लोंगानी, एक चीज बड़ी कॉमन है रियल एस्टेट में, चाहे भली वो फिर दुबई हो, इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, फेक मार्केटिंग, फेक एडवर्टाइजिंग। जब कॉल करते हैं तो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी रेंट हो गई, वो प्रॉपर्टी सेल हो गई, इसकी जगह पे हम और कुछ दिखा देते हैं आपको। और आप लोगों के यहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियो देखे जहां पे वो कह रहे थे कि 1700 दिरहम में आपको दुबई में घर दिला देंगे, 2000 दिरहम में आपको दुबई में घर दिला देंगे। और उसी वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फेक मार्केटिंग जो है हर जगह होती है। और 1700 दिरहम में और 2000 दिरहम में एक रेंट पर रूम भी नहीं मिलता है, घर कहां से मिलेगा? ऐसे में ऑडियंस जो मेरा वीडियो देख रही है, आप लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, दुबई के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो सभी रियल एस्टेट को ऊपर इंप्लीमेंट है, यानी कि सभी को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि चाहे भले वो फिर डेवलपर हो या इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड हो, जितनी भी हम प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करते हैं उसके लिए हमें एनओसी लेनी पड़ती है, चाहे भले वो फिर ओपन हो, सेकेंडरी हो या फिर रेंटल हो। एनओसी आने के बाद में लैंड डिपार्टमेंट टर्कीसी से हमें परमिट लेनी पड़ती है। और परमिट लेने के बाद वो हम बारकोड जो है अपनी ऐड के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी कि जब भी आप किसी का वीडियो देखते हैं तो बारकोड को स्कैन कीजिए और आप देखिए जो भी प्रॉपर्टी का वीडियो देख रहे हैं, क्या बारकोड के अंदर वो प्रॉपर्टी की डिटेल है? अगर है तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं उनके साथ में। लेकिन जिनके अंदर बारकोड नहीं है तो आप उसे इग्नोर करें, या जिनके अंदर बारकोड भी है लेकिन स्कैन करने के बाद आपको ये दिखता है कि वहां पे सिर्फ कंपनी का नाम है और ट्रेड लाइसेंस है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं है जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। या कई सारे ऐसे बारकोड है मैंने देखे जहां पे सर्वर घूमता है, यानी कि वो फेक बारकोड है। ऑफ कोर्स ये सब इलीगल है, अलाउ नहीं है। किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी लैंड डिपार्टमेंट में तो फाइन जो आता है 50,000 से लेके अप टू मिलियन दिरहम तक भी आता है। लेकिन आपको ये सब चीजों से इग्नोर करना है, फाइन वगैरह देना से ऑफकोर्स बेटर है कि आप उसे इग्नोर करें। लेकिन ये भी आप इग्नोर करें कि आपको उनके साथ डील नहीं करनी है, क्योंकि रीजन है कि आपके मिलियंस दिरहम एक ऐसी फेक एड के चक्कर में अटक सकते हैं। शायद आप थोड़े पैसे बचाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि
बयूत हो गया, डुबिजल हो गया, या और भी कई सारी कंपनी है ऑफ कोर्स, लेकिन जो फेमस कंपनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और प्रॉपर्टी फाइंडर भी ऑफ कोर्स। लेकिन बयूत का एक बहुत अच्छा फीचर है, आप जैसे ही कोई भी ऐड डालते हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी बारकोड वगैरह होता है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी रेंट होती है, सेल होती है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो ऐड जो है डीएक्टिवेट हो जाती है। यानी कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वीडियो के ऊपर। वीडियो उसी के ऊपर ट्रस्ट करें जिसके अंदर बारकोड है, बाकी वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा था जहां पे आपने अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज कर दी, आपने पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि रेंटल पे आप 70% देंगे, सेकेंडरी पर 75% एंड ऑफ प्लान पर 80% देंगे। क्या ये सब अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देंगे, या ये परमानेंटली फिक्स हो गया आपकी कंपनी में, ये पॉलिसी हमेशा के लिए इंप्लीमेंट हो गई? जी जी बिल्कुल, मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज कर ली, और ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंटली है, और ये हमेशा के लिए इंप्लीमेंट हो चुकी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसका रीजन है, जो अभी का सिनारियो है उसको देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि कई सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट हैं जो महीने में सिर्फ 1, 2 या फिर 3 डील करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, हो सकता है कि 2-3% ऐसे एजेंट हो जो महीने में 10-20 डील भी करते हो, मुझे नहीं पता है, पर एवरेज जो सिनारियो है वो मुश्किल से 1, 2, 3 डील ही कर पाते हैं, चाहे वाली वो फिर रेंटल हो, सेकेंडरी हो या ओप्लान हो। और इसमें से भी मैं बात कर रहा हूँ 20-30% या 40%, आज भी 50-55% ऐसे एजेंट है जो महीने में एक डील भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, या 2-3 महीने में एक डील करते हैं। खास करके वो जो सिर्फ ऑफ प्लान का करते हैं, जो रेंटल का करते हैं, सेकेंडरी का करते हैं, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऑफ प्लान जो है इतना इजी नहीं है, और डेफिनेटली ऑफ प्लान में पैसे भी ज्यादा आते हैं, रेंटल में कम आते हैं, लेकिन सेकेंडरी भी ठीक है। यानी कि तीनों करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, मेरी पॉलिसी कंपनी की चेंज करने का यही रीजन है, ताकि जो भी एजेंट है वो दुबई में एक अच्छी लाइफ जी सके। और उसका रीजन है कि 50% हम उन्हें देते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे 1 या 2 महीने अगर डील नहीं होती है, तो वो जो 50% मिलते हैं वो बिगिनिंग के 10 या 15 या 20 दिन में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि रीजन है, कुछ घर पे पैसे बेचते हैं, कुछ रेंट पे, कुछ गाड़ी पर, इधर उधर, तो और उनके पास पैसे नहीं होते। और इस सिनारियो में, ये सिचुएशन में काफी एजेंट दुबई से जा चुके हैं, ऑफकोर्स वापस भी आ रहे हैं या आएंगे भी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं हमेशा के लिए एक पॉलिसी चेंज कर देता हूं, ताकि लाइफ में कभी भी आप लोगों के साथ अगर ऐसा बुरा होता है, हालांकि देखो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, अप एंड डाउन लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे में अगर आपको बड़ी कमीशन मिलती है तो कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रांग बनेंगे, और डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। जैसे कि मैंने कहा कि रेंटल पे मैं 70% दूंगा, सेकेंडरी पर 75%, और ऑफ प्लान पर आपको मिलेंगे 80%। इसके अलावा आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे भले वो फिर सोशल मीडिया हो, चाहे भले वो फ्रेश लीड हो। जी। अच्छा, काफी सारी कंट्री में जो कमीशन है वो दोनों साइड से मिलती है, टेनेंट और ओनर देते हैं, बायर एंड सेलर देते हैं, लेकिन दुबई में क्या दोनों साइड से कमीशन मिलती है या सिर्फ एक साइड से मिलती है? देखिए, कमीशन स्ट्रक्चर जो है सबके अलग अलग है। अगर बात करूं मैं ऑफ प्लान की, तो ऑफ प्लान में हमें डेवलपर देते हैं, हम इन्वेस्टर से कमीशन नहीं लेते, क्योंकि डेवलपर हमें बिटवीन 4% टू 7-8% तक देते हैं, डिपेंड है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बात करूं अगर मैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी पर 1% बायर देते हैं, 1% सेलर देते हैं, पर पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अब जो है बायर देते हैं, सेलर नहीं देते हैं। सेलर हमारे को एक नेट अमाउंट बता देते हैं कि हमें इतना प्राइस चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम आगे पिच करते हैं, और बायर हमें 2% देते हैं। बात करूं अगर मैं रेंटल की, तो रेंटल पे मिनिमम हमें 5% कमीशन मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे रियल एस्टेट एजेंट भी हैं और वो थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं। उसका रीजन है, अगर आज कोई सिटी से दूर है, एग्जांपल 45 मिनट्स या 1 आवर के ड्राइव पर जाते हैं, और ऐसे में रेंट जो है 40,000 या 50,000 है, जो कि कमीशन बनती है 2 या 2,500, उसमें से भी 50% वो अपनी कंपनी को दे देते हैं। ऐसे में उनके हाथ में सिर्फ 1,000 या 1,250 तक ही आते हैं, और ऐसे में 5 या 6 बार अगर वो विविंग कराने जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको इतना कमीशन नहीं मिलता है, इतना तो उनका फ्यूल और लंच में खत्म हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ी सी वो कमीशन बढ़ा देते हैं, जो कि 2-2,500 से लेके वो 3 या 4,000 तक भी लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि फेक मार्केटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे में कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन से ऐसे एजेंट है जिनसे हमें प्रॉपर गाइड मिले कि प्रॉपर्टी किन से रेंट पे लेनी चाहिए, या किन से फिर प्रॉपर्टी सेल के लिए लेनी चाहिए, या ऑफ प्लान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फेक मार्केटिंग, देखिए जो भी चीज सस्ती होती है कहीं ना कहीं उसमें जोलजाल होता है। ऐसे में
आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर सकते हो, चाहे भले ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरानी कंपनी होगी तो ही डील करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। आज अगर मैं 15-17 साल पुराना हूं मार्केट में, तो इसका मतलब तो ना कि नए एजेंट काम नहीं करेंगे, नहीं, नई नई कंपनी आएगी उनके साथ भी आप डील कर सकते हैं। लेकिन पेपर वर्क बहुत जरूरी है, आपको पेपर वर्क का हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप दुबई में नए हैं तो खास करके इस वीडियो को मिस नहीं करना और ये वीडियो अंत तक देखना। आप जब भी किसी के साथ भी प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे भले वो फिर रेंट पर हो या फिर सेल हो, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का ट्रेड लाइसेंस लेना है। साथ में आपको लेना है ORN एंड BRN, यानी कि ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो सर्टिफिकेट होता है, आप सर्टिफिकेट उनसे मांगा सकते हो या आईडी की कॉपी मांगा सकते हैं। साथ में जिस भी एजेंट के साथ आप काम करते हैं तो उसका एमरेस आईडी जरूर मंगाना, वो भी फ्रंट एंड बैक पेज। कई बार क्या होता है कि आपसे बात कर रहा है 100% लेकिन आईडी आ रही है किसी और की, क्योंकि कई सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट आज की तारीख में दुबई में, ऑफिशियली एजेंट हार्डली 30 या 40,000 आप गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली मोर देन 100,000 है। ऐसे में आपकी मिलियंस दिरहम आप किसी को भी रैंडमली सिर्फ एक वीडियो देखकर नहीं दे दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। ऐसे में आपको फर्स्ट उनकी ऑफिस में जाके विजिट करनी है, आपको देखना है कि उनकी ऑफिस कहाँ है और कंपनी पुरानी या नई या जो भी है, लेकिन पेपर वर्क आपको जो मैंने बताए हैं उनका आपको देखना है। इसके बाद में अगर आप चाहे भले रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं या फिर सेकेंडरी ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट जरूर लेने हैं आपको, लैंडलॉर्ड के भी टाइटल डीड कॉपी और साथ में ऑनर की पासपोर्ट कॉपी या फिर एमरेस आईडी कॉपी। अगर वो दुबई में है तो, बाहर है तो सिर्फ एमरेस आईडी आएगी। लेकिन अगर टाइटल डीड में 2 या 3 या 4 अगर लोग हैं तो उन सब की आपकी आईडी लेना मैंडेटरी है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि टाइटल डीड को आप वेरीफाइड कर सकते हैं दुबई रेस्ट ऐप पर कि क्या वाकई में वो ऑनर है या और कोई आ गए हैं, प्रॉपर्टी वो किसी और को बिक गई है, तो ऐसे में आप वेरीफाइड भी कर सकते हैं। बाकी फेक मार्केटिंग का मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि आप बारकोड वगैरह सर्च कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके साथ कोई भी चीट नहीं कर सकता है। और ऑफ प्लान के बारे में मैं क्या कहूँ, डिपेंड है कि आप कहाँ लेना चाहते हैं, आपकी बजट कितनी है। एजेंट सारे अच्छे हैं, एजेंट कोई अच्छा या बुरा नहीं है, आपका टाइम शायद बुरा चल सकता है, बाकी सभी अच्छे हैं। अगर आप पेपर वर्क में वीक हैं, आप राइटिंग में नहीं ले रहे हैं या उनके ऑफिस में जाके विजिट नहीं कर रहे हैं, आप रैंडमली सिर्फ कॉल पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। लास्ट आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जब भी जो भी डॉक्यूमेंट आप लेते हैं बाय ईमेल लें, और ईमेल आपकी याहू, जीमेल या हॉटमेल नहीं होनी चाहिए, कंपनी की ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, और हो सके तो उसमें एडमिट को भी ऐड करा देते करो। थैंक यू। अच्छा, मैं सोलूंगा नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी, जेनजी बच्चे, जिनके बारे में काफी सारे वीडियो बनते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी, जेनजी बच्चे मुझे काफी पसंद है। उसका रीजन है, देखो, कई सारे मैंने वीडियो देखे हैं, ऑफकोर्स फीड पर आते ही हैं कोई ना कोई वीडियो, तो जहां पे कहते हैं कि जेनजी बच्चे ऐसे हैं वैसे, 80s 90s में हम ऐसे होते थे वैसे होते थे, लेकिन आजकल के हमारे बच्चे ऐसे या वैसे नहीं है। देखिए, जो जमाना उन्होंने देखा ही नहीं, उनके लिए उनको ब्लेम क्यों करना? सबसे पहले तो आज हम इनका जमाना देख रहे हैं, क्या हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं इनके जमाने को? क्या टेक्नोलॉजी को हम अपना पा रहे हैं? आईटी सेक्टर में हम जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, राइट? तो फिर जेनजी बच्चों के बारे में इतना क्यों बोलना? कहीं ना कहीं मैं इनको सही समझता हूं। हाँ, एक माइनस पॉइंट है, जेनजी बच्चे जो कि ओ पेशेंस वाले हैं, आए दिन जॉब चेंज करते हैं हर 3 महीने या 6 महीने में, कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, आज उनकी उम्र ही क्या है, 20 या 22 साल। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा, 26 या 27 में उनको ये समझ आ ही जाएगी कि कहाँ पे काम करना है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम के ये हमारे फ्यूचर है, ये हमारे भविष्य है। और कहीं ना कहीं मैं तो आप लोगों के साथ दोस्ती रखूंगा। उसका रीजन है, आपके बिना हमारा तो काम नहीं चलने वाला है। जैसे कि इस वक्त हमारा कोई शूट कर रहे हैं, ये भी तो जेनजी है। अभी हंस रही हैं क्योंकि रीजन है कि इनकी थोड़ी तारीफ कर लो तो एक और प्रॉब्लम आती है, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। इसलिए इससे ज्यादा जेनजी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट एंड ऑफ द डे लव यू जेनजी बच्चों। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो जेनजी बच्चों का साथ चाहिए, क्योंकि रीजन है, टेक्नोलॉजी देखो, हमको बोलने भी नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी के मामले में हम है जीरो, हमें नहीं आता है, सब कुछ ही नहीं आता है। तो इसीलिए अगर कंपनी की तरक्की चाहिए तो डेफिनेटली इनके साथ दोस्ती करें। और मिस्टेक
हमारे टाइम पे भी होती थी, हमारे फादर के टाइम पे भी होती थी। एक ही कंपनी में 15-15, 20-20, 25 साल तक काम करते थे। बोलते तो ये थे कि ईमानदार बंदा है, अच्छा बंदा है, लेकिन होता क्या था, आखिरी में नौकरी से निकाल देते थे, क्योंकि कहते थे कि आप अब महंगे हो गए हो। महंगे का शब्द तो नहीं बोलते थे, लेकिन बोलते थे बुढ़े हो गए हो। और ऐसे में फाइनली एक दिन विदाई मिलती थी, क्योंकि उसी सैलरी में 8 या 10 स्टाफ आप लेके आ सकते थे। तो मिस्टेक उस टाइम पे भी होती थी, आज भी करते हैं। देखने का सिर्फ नजरिया बदल गया है। अदरवाइज मैं यही बोलूंगा कि जेंजी बच्चे जो हैं काफी अच्छे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ऐसी क्या चीज है या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रॉपर्टी आप किसी से भी खरीद सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि टॉप 10 डेवलपर, ऑफ कोर्स टॉप 10 के ऊपर भी अच्छे होंगे, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं, लेकिन टॉप 10 डेवलपर वर्ल्ड पर में से आप किसी से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब कहाँ लेनी चाहिए तो वो आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बजट कम है तो डेफिनेटली आपको सिटी से दूर जाना पड़ेगा, जो कि 45 या 60 मिनट की दूरी पे होगी। अब वहां पे भी आपका मेन जो प्रायोरिटी रहती है, जो मैं कहूंगा पर्सनली मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है साइज की, कि साइज कितना बड़ा है। क्योंकि रीजन है, लेने में तो हम ले लेंगे क्योंकि पेमेंट प्लान मिल रहे हैं, ये वो, तो उसके चक्कर में हमने ले लिया। लेकिन जब आप रीसेल करेंगे, कभी तो करेंगे, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब भी करेंगे, रीसेल के टाइम पे कोई भी जब प्रॉपर्टी खरीदने आता है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहती है कि मैं लोकेशन, अब जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है उनका वो लोकेशन सेलेक्ट हो गया, डेफिनेटली वो साइज आगे चेक करेंगे। और साइज अगर छोटी है, मैच बॉक्स है छोटे छोटे, जो कि स्टूडियो अगर 300 स्क्वायर फीट का है, या 1 बेडरूम 500-600 स्क्वायर फीट का है, या फिर 2 बेडरूम 8 से 850 स्क्वायर फीट का है, डेफिनेटली उन प्रॉपर्टी को बिकने में टाइम लगेगा। क्योंकि ऑफ प्लान के टाइम में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऐसे में जहां पे भी पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ऐसे जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी में नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। वो लोग सबसे पहले साइज को देखते हैं, दूसरा वो देखते हैं कि हायर फ्लोर पे है कि लो फ्लोर पे। हायर फ्लोर पे जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ज्यादा डिमांड में रहती है। इसके अलावा व्यू व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ओपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि व्यू वाले अपार्टमेंट आप खरीदें। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि सनलाइट जरूर आनी चाहिए। अगर जिस अपार्टमेंट में सनलाइट नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बेचने में भी टाइम लगता है। और बालकनी, जिस फ्लैट में बालकनी नहीं है, वो प्रॉपर्टी को बिकना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बिकती है, कोई भी चीज रुकती नहीं है, लेकिन समय लगता है। क्योंकि रीजन है, वो एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्राइस में, क्योंकि बालकनी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली आप उसके उन चीजों को देखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सच्चे बताऊं तो एक अच्छा एजेंट वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है। क्योंकि देखिए, कई लोग हैं आज ऐसे मार्केट में रियल एस्टेट एजेंट है जो सिर्फ कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर रियल एस्टेट है, एजेंट नहीं है, वो है एडवाइजर। वो आपको एडवाइस करते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हमें आज कमीशन चाहिए। उन लोगों को आपके थ्रू और भी दूर तक जाना है, और आपके थ्रू और भी कई सारे क्लाइंट चाहिए होते हैं कनेक्टेड। तो डेफिनेटली वो एजेंट नहीं है, वो एडवाइजर है, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, मार्केट की नॉलेज देते हैं। और डेफिनेटली वो एक डील के साथ में आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं, लंबे समय तक आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, और इसलिए वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो ऐसी कंपनी देखिए। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत लिमिटेड कंपनी है ऐसी जिनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जी। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा, आप जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। देखिए, अगर आपकी बजट कम है और आप बोल रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, अब आप सिटी से दूर ले रहे हैं 45 मिनट या 60 मिनट की दूरी पर, ऐसे में डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसको बनने में 3 से 5 साल लगते हैं, और उस एरिया को डेवलप होने में 8 से 10 साल लगते हैं। क्योंकि मेट्रो आएंगी, ट्राम आएंगी, बसेस आएंगी, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, और ऐसे में डेफिनेटली थोड़ा समय तो लगता ही है। और जब भी आप प्रॉपर्टी रीसेल करते हैं तो कोशिश कीजिए अनफर्निश बेचना उसको। क्योंकि रीजन है कि फर्निश और अनफर्निश में क्या होता है, फर्निश दिखने में तो अच्छा लगता है कई लोगों को, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से हूं और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली में बता रहा हूं, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फर्निश प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है कि सबका अपना अपना चॉइस होती है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। जरूरी नहीं है कि रेड ब्लू ग्रीन मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद आए। ऐसे में आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर, इंटीरियर के ऊपर 50,000 या 100,000 या 200,000 dirham खर्च किए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ,
सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरा घर लग्जरी है, मैंने बड़ा फैंसी बनाया है आज के हिसाब से, लेकिन कई लोगों को वो होटल लगता है, घर नहीं लगता है, घर वाली फीलिंग नहीं आती है। ऐसे में वो प्रॉपर्टी बिकने में टाइम लेती है। अच्छा, दुबई में मान लीजिए कि किसी ने 1 साल का घर किराए पे लिया, क्या अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर लैंडलॉर्ड उनको घर खाली करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक हैं, वो घर खाली नहीं कराते हैं, उनका इंटेंशन होता ही नहीं है। उसका रीज़न है कि मोस्टली जो है इन्वेस्टर हैं, बाहर का पैसा लगाते हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली वो क्यों लगाते हैं पैसा? ताकि उनको अच्छा आरओई मिले, रिटर्न मिले। और ऐसे में वो लोग ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि हमारा टेनेंट घर खाली करें। हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि खाली करवा सकते हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि मकान मालिक को फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी प्रॉपर्टी खाली करवानी है तो उनको 12 महीने का नोटिस देना पड़ता है, और वो नोटिस जो होता है नोटरी पब्लिक के थ्रू होता है। जी हाँ, ईमेल या फिर व्हाट्सएप या फिर वर्बली कॉल, ये सब वैलिड नहीं है। नोटरी पब्लिक में भी 2 रीज़न होते हैं। पहला कि लैंडलॉर्ड या तो खुद मूव हो जाए, या फिर दूसरा लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें। लेकिन 2 साल तक प्रॉपर्टी को वो रेंट नहीं कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक भी प्रॉपर्टी रेंट कर दी, जो भी इंटेंशन था खाली कराने का, अगर रेंट कर दी और ऐसे में अगर पुराने टेनेंट को मालूम पड़ गया, तो वो उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं और फेवर मिलेगा टेनेंट को, और उनको उतना रेंट मिलेगा जो भी उनका एक्सवाइजेड रेंट था। तो ये 2 कंडीशन है ओनली सेल करने के लिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, खास करके उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी जो नए नए दुबई में आते हैं। अगर आपका वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, 1 साल का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या 1 साल के बाद में लैंडलॉर्ड जो है यानी कि मकान मालिक रेंट इंक्रीज कर सकता है? और अगर कर सकते हैं या कर सकता है तो कितने % तक कर सकते हैं वो लोग रेंट इंक्रीज? इसके लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन है? जी देखिए, लैंडलॉर्ड जो है रेंट इंक्रीज कर सकते हैं और हर साल कर सकते हैं, लेकिन देखिए दुबई की एक अच्छी बात है, दुबई जो है स्मार्ट सिटी है और यहाँ पे हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज कर सकते हैं हर साल, अगर रेरा इंडेक्स दिखाता है तो। दुबई रेस्ट की एक एप्लीकेशन है और वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर, इजारी नंबर जो होता है वो आप डाल दीजिए, और उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे रेंट इंक्रीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जो कि 0% से लेके मैक्सिमम 20% तक होता है। और वो हर साल अगर दिखाता है तो हर साल लैंडलॉर्ड इंक्रीज आपका रेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अगर लैंडलॉर्ड एग्री करते हैं तो। नहीं तो लैंडलॉर्ड के पास राइट होते हैं, वो आपका हर साल रेंट इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर रेरा इंडेक्स नहीं दिखा रहा है नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर भी, तो लैंडलॉर्ड आपका रेंट कुछ नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे में फिर वो 0 ही रहेगा। तो डिपेंड है रेरा इंडेक्स के ऊपर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जब भी प्रॉपर्टी साइन करते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो इजारी जो है वो मैंडेटरी है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं है, वो हर साल के लिए मैंडेटरी होता है। अगर आप देखेंगे आज से कुछ साल पहले, तो पहले वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलता था और बाद में लोग इजारी नहीं बनाते थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, अब पहले इजारी बनाओ फिर आपको देवा का कनेक्शन मिलता है, यानी कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब ऐसे में लोग फर्स्ट ईयर तो बनाते हैं, लेकिन सेकेंड थर्ड ईयर लोग बनाते ही नहीं है इजारी को। ऐसे में क्या होता है कि कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन ओनर और टेनेंट के बीच में, आप जब केस ओपन करने जाएंगे रेरा में, तो होता क्या है कि वो आपसे इजारी मांगेगा। और अगर आपके पास इजारी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि दोनों पार्टी जो भी केस करना चाहती है वो सफर जरूर करेगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इजारी बाद में कर लूंगा, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि लैंडलॉर्ड की पासपोर्ट कॉपी एक्सपायरी हो गई या टेनेंट की एमरेस आईडी एक्सपायरी हो गई, ऐसे में आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं स्टक होंगे। बेटर है कि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, हर साल इजारी सेम टाइम पे आप कर लीजिए। और इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 220 दिरहम आती है। हालांकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लैंडलॉर्ड की होती है, लैंडलॉर्ड को बनाना चाहिए, और जो 220 दिरहम है वो टेनेंट पे करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर हैं वो ऑफकोर्स बाहर रहते हैं तो वो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे में टेनेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि जाके खुद बना लें। और किसी भी टाइपिंग सेंटर में जा सकते हो जो भी लैंड डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, जो इजारी बनाती हैं। और जैसे मैंने कहा, तो कॉस्ट जो है सिर्फ 220 दिरहम है, तो इसमें आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलूंगा नहीं, ऑडियंस जो है आपके बारे में जानना चाहती है, लेकिन आपने क्लियरली कहा है कि फिर किसी और दिन पॉडकास्ट करेंगे, आज सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में क्वेश्चन आंसर होंगे। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट प्लीज, क्या यह सच है कि 2006 में
आप कंप्लीटली रोड पे आ गए थे, स्ट्रीट पर आ गए थे, और आपके पास 110 रुपये, यानी कि 4 या 5 दराम भी आपके पास नहीं थे कि आप अपनी छोटी सी बेटी जो कि 6 या 7 महीने की थी, उसके लिए मेडिकल पर एक फूड आता है, और उसके लिए भी आपके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या ये सच है? देखिए, ये सच है कि 2006 में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मेरे पास 110 रुपए यानी कि 4 या 5 दराम भी नहीं थे। देखिए, वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ और लाइफ में बहुत बार गिरा हूँ, कम से कम 5 या छठी बार ऐसा हुआ है और हर बार फिर से खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ कि 4 या 5 दराम यानी 110 रुपए भी मेरे पास नहीं थे कि मैं अपनी छोटी सी बेटी 6 या 7 महीने की, उसके लिए मैं फूड खरीद सकूँ। क्योंकि देखिए, इंसान सब बर्दाश्त कर पाता है, कर लेता है, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है, वहाँ कहीं न कहीं माँ-बाप टूट जाते हैं। और पहली बार ये समझ लीजिए मेरी या मेरी वाइफ़ की आँखों में आँसू थे कि हमारे पास 4 या 5 दरहम भी नहीं थे। शायद आपको अजीब-सा लग रहा होगा, मेरी आज की कंडीशन को देखकर, लेकिन ये सच है कि उस टाइम मेरे पास 4 या 5 दरहम भी नहीं थे। बात वहीं आती है, विश्वासघात की। ये भी मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया अपने आप से कि सोशल मीडिया पर मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। लेकिन लेकिन मैं शुक्रिया करता हूँ उन सभी लोगों का, जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद अगर आप साथ देते, तो आज मैं यहाँ ना होता। लेकिन एक ऐसे भी शख्स हैं, जिनको मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊँगा, उम्र भर उनका एहसान रहेगा, जिन्होंने मेरा साथ दिया उस वक़्त। उनका नाम है मिस्टर शंकर दास हरचंदानी। मेरे फादर इन लॉ हैं, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तकरीबन कुछ महीने मैं उनके घर पे रहा था उस वक़्त। उन्होंने अपने घर में पनाह दी मुझे, उसके लिए मैं आज भी शुक्रिया करता हूँ। कल भी करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि बुरे वक़्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं फिर दुबई आया, एक रियल एस्टेट कंपनी में मैंने ड्राइविंग का काम किया और फाइनली 4 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ड्राइविंग तो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन मजबूरी थी, तो ड्राइविंग भी करनी पड़ी, 2 ढाई हज़ार दिरहम की। और फाइनली मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, सेव किए, और फिर मैं एज़ अ फ्रीलांसर रियल एस्टेट में आया था 2008 में। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं। अच्छा, अगर दुबई में कोई भी 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उन्हें गोल्डन वीज़ा मिलती है। लेकिन क्या ये ऑफ़र हमेशा के लिए चलती रहेगी? जी बिल्कुल, जो भी कोई 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेगा, उन्हें गोल्डन वीज़ा मिलती है, साथ में उनकी वाइफ़ को, उनके पेरेंट्स को, माँ-बाप को, बच्चों को, सबको मिलती है। इवन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी मेड को और ड्राइवर को भी। और आपने पूछा कि ये ऑफ़र वैलिड रहेगी कि नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि रीज़न है ये तो गवर्नमेंट के डिसीज़न होते हैं, और कब तक वैलिड रहेगी ऑफ़र पता नहीं है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छी अ अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि ये गोल्डन वीज़ा आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 मिलियन कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। पहला तो ऑफ कोर्स 10 साल आपके लिए दुबई में एक फिक्स हो गया, यानी कि आपके लिए एक सेकंड डोर हमेशा ओपन रहेगा। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास गोल्डन वीज़ा है। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आपके बच्चे यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। आपको पता ही है कि वर्ल्ड की टॉप क्लास की यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है, चाहे भली हो फिर यूके, यूएसए, कनाडा, जो भी, अगर आप 10 साल की वीज़ा भी अगर अप्लाई करते हैं, तो वो उस आईडी का भी आपको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको ये गोल्डन वीज़ा मिली है,
तो कहीं ना कहीं आपको वो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी न्यूज़ दिया था कि आप किसी कंट्री में अटक गए तो आपको वहाँ से लेके आ जाएंगे, या आपको पासपोर्ट गुम हो गया तो विद इन कुछ ही घंटे में आपको एक लेटर मिलेगा, यानी कि वहाँ से फिर आपको दुबई लेके आएंगे। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट हैं गोल्डन वीज़ा के। तो ये नॉर्मल वीज़ा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ऑफर का मुझे नहीं पता, पर जब तक है तब तक मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। अच्छा, आज दुबई के मार्केट में बहुत सारे पेमेंट प्लान है, क्या ऐसे में प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मार्केट में आज बहुत सारे पेमेंट प्लान है, जैसे कि 50-50, 60-40, 70-30 एंड 80-20। और ऑफ कोर्स 80-20 जो है हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि 20% दे दूंगा मैं और 80% मुझे लोन मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्गेज कंपनी से, बैंक से आपको डिस्कस करनी है। आपको उनको बताना है कि मुझे लोन चाहिए। आप देखिए क्या आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। क्या पता आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि रीज़न है कि हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, या आपका छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन आपका टर्नओवर नहीं है बैंक में, तो भी आपको बैंक लोन नहीं देती है। इस सिनारियो में फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कभी भी जंप करना है उससे पहले वी हैव टू थिंक ट्वाइस एंड वी हैव टू डिस्कस विद मॉर्गेज कंपनी, एंड बैंक से आप बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एजेंट का काम है जी जी, हाँ हाँ, हो जाएगा। देखिए उन्हें कमीशन से मतलब है, सीधी सी बात है। तो अब बेटर है कि आप अपना आँख कान नाक खोल के अच्छी तरह से समझो हर चीज़ को, और उसके बाद में आप डिसीजन लें। ये तो हो गया ऑफ प्लान का। बात करूँ मैं अभी रेडी प्रॉपर्टी, तो रेडी प्रॉपर्टी आप जब भी लेना चाहते हैं या लेंगे कभी भी, तो सबसे पहले आपने एक डिसीजन ले लिया कि आपको दुबई में प्रॉपर्टी चाहिए, राइट? अब इसके बाद में आपको एक लोकेशन है जो भी आपने चूज़ कर लिया। अब उसी वक़्त आप जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले आप प्री लोन अप्रूवल ले लें। उससे क्या हो जाता है कि कई बार मार्केट में ऐसे डेस्टेड डील भी मिलती है, लेकिन क्योंकि आपके पास प्री लोन अप्रूवल नहीं है, तो वो डील चले जाती है, क्योंकि जब तक लोन अप्रूवल होगा तब तक वो आपके पास आपका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन वो डेस्टेड डील थी। और दूसरा ये भी होता है कि जब एजेंट को पता चलता है, जैसे कि आप किसी भी एजेंट से इंक्वायरी करेंगे, डेफिनेटली आप ऐड देखेंगे कहीं पे भी ऑनलाइन पोर्टल पे, तो पहला क्वेश्चन यही होगा एजेंट का कि आप कैश में लेंगे या फिर लोन पे लेंगे। अगर कैश है तो वेल एंड गुड, एक क्या 60 प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे। अगर आप बोलते हैं लोन पे है, और लोन पे भी आप ये बोलते हैं कि प्री लोन अप्रूवल नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन यही आता है एजेंट का, अगर आपके पास प्री लोन अप्रूवल नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ अच्छे एजेंट हैं जो फिर भी दिखाते हैं, लेकिन कई लोग मेजोरिटी वो नहीं दिखाने की करते हैं प्रॉपर्टी। उनको पता है टाइम वेस्ट होगा, अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी सैलरी है वगैरह वगैरह। तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं, बेटर है कि आप अपना प्री लोन अप्रूवल कराएं, और इसकी आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं है टू बी फ्रैंकली। इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी भी एक मॉर्गेज कंपनी है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और बैंक से बात करना चाहते हो तो बैंक से भी बात कर सकते हैं जी। अच्छा मिस्टर लोंगानी, मेरा एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन है। अगर आपको पर्सनली दुबई में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए पर्सनली मैं यही कहूँगा, अगर पैसे हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा पैसे हैं, तो डेफिनेटली मैं हमेशा ये रिटेल शॉप प्रेफर करूँगा। उसका रीज़न है कि रिटेल शॉप का आरओई भी ज़्यादा आता है, और रिटेल शॉप की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई क्योंकि बहुत कम है। देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट जो है बहुत ही कम है। ऑफिस भी मिल जाएंगे एक बार आपको, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं रिटेल की। अगर आज कोई भी टावर ओपन होता है, बिल्डिंग ओपन होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बिल्डिंग में रिटेल शॉप ही नहीं है, और कईयों में है भी तो मुश्किल से 2, 4, 6 या मैक्सिमम 10 शॉप होती है। इससे ज़्यादा एक बिल्डिंग के अंदर नहीं आती है। इसलिए जो है सप्लाई कम है और डिमांड हमेशा ही ज़्यादा रहती है। तो मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि रिटेल मिले। इसके अलावा रेज़िडेंशियल में क्या हो जाता है कि टेनेंट 1 या 2 साल या 3 साल के बाद घर खाली कर देता है। उसका रीज़न है या तो उसका प्रमोशन हो जाता है या फिर जॉब चल जाती है। अगर जॉब चल जाती है तो वो ऑफ कोर्स अपनी बजट को रिड्यूस करता है, 2 बेडरूम से 1 बेडरूम या स्टूडियो में आ जाते हैं। और अगर प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई, तो डेफिनेटली वो 2 बेडरूम वाला 3 या 4 बेडरूम में चल जाता है। तो रेंटल हमेशा ही चलता रहता है रेजिडेंशियल में ये। लेकिन बात करो अगर मैं कमर्शियल की, तो क्या हो जाता है कि कमर्शियल में एक बार अगर बिजनेस सेट हो गया, जिसको भी आपने शॉप रेंट पे दी है, तो डेफिनेटली वो 5, 10, 15, 20 साल तक शॉप खाली नहीं होती है। और ऑफ कोर्स आज कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि उसका अपार्टमेंट खाली हो, और रिटेल में फिर यही एक बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा हम जब रिटेल शॉप खरीदते हैं तो हम शेल एंड कोर खरीदते हैं, लेकिन जब हम टेनेंट को देते हैं तो वो शेल एंड कोर को
फिट आउट करता है, यानी कि जितना भी एक्सपेंस आता है डिपेंड है कि साइज कितना है और उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो कॉस्ट जो है बिटवीन 100,000 से लेके 5 मिलियन द्राम तक आती है इंटीरियर की। डिपेंड है कि किस टाइप का वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो एंड ऑफ द डे वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, जब वो खाली करके जाएंगे जब भी, तो आपको पूरा फिट आउट मिल जाता है। ठीक है, मेन मेन चीज निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइल्स प्लास्टर ये वो निकालेंगे, तो ओवरऑल आपको बेनिफिट ही मिलना है। तो शेलन कोर को वो फिट आउट करके जाते हैं जी। अच्छा, दुबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें काफी सारे एजेंट है। आई थिंक सो मोर देन 100,000 एजेंट्स होंगे जहां तक मैं रील्स वगैरह देखता हूँ, और कंपटीशन भी डेफिनेटली बहुत होगा। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कंपटीशन तो लाइफ का एक हिस्सा है। आज से 50 साल पहले भी कंपटीशन था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सोशल मीडिया पर आते हैं वो ऐसे वीडियो बनाएं कि जिनसे लोगों को नॉलेज मिले, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या फिर ऐसे वीडियो बनाइए जो रियल एस्टेट के बनाते हैं, जो रियल हो, फेक नहीं हो, जैसे कि 1700 द्राम में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 2000 द्राम में, ऐसे वीडियो ना बनाएं। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो है, ऑफ कोर्स खास करके दुबई का रियल एस्टेट मार्केट, उसके लिए बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी वीडियो देखता हूँ जहाँ पे एक दूसरे को टंस करते हैं, शायद वो एक दूसरे से जलते होंगे या जो भी रीज़न है, जो कि सही नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं कभी-कभी देखता हूँ, ऑफ कोर्स टाइम तो निकालता हूँ इन चीज़ों के लिए मैं भी। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, टाइम नहीं निकालता हूँ, निकालना पड़ता भी है। मार्केट में क्या हो रहा है, आपको आपके पास इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसी इंडस्ट्री में हैं तो। बात करूँ अगर मैं बॉलीवुड की, तो हर 3 महीने या 6 महीने में एक ऐसा इवेंट करते हैं ये लोग गेट टुगेदर होते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जितने भी हीरो-हीरोइन हैं, एक्टर्स हैं, एक बाउंडिंग बनती है और डेफ़िनेटली उनको काम भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है। ठीक इसी तरह से बहुत सारी ऐसी अदर इंडस्ट्री भी हैं, नाम नहीं लूँगा, वो लोग भी इवेंट्स करते हैं हर 3 महीने में और 6 महीने में। चाहे भले वो फिर टेक्सटाइल मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फूड स्टफ हो। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा इवेंट होना चाहिए रियल एस्टेट का भी, जहाँ पे कंपनी के जितने भी सीईओ हैं, उनको आना चाहिए। हालाँकि टू बी फ्रैंकली मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं किसी भी इवेंट्स में नहीं जाता हूँ। हालाँकि एक इवेंट में गया था शाहरुख भाई डेन्यूब में, जहाँ पे मेरी टीम ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें शाहरुख खान को देखना है, एंड थैंक्स टू डेन्यूब टीम, उन्होंने हमें वीआईपी पास दिए थे और बच्चों ने शाहरुख खान को देखा। बच्चे खुश, हम भी खुश, लेकिन ओवरऑल मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी भी इवेंट्स में जाना पसंद नहीं करता हूँ। ऑफ़िस क्लोज़ होते ही मैं सीधा घर जाता हूँ और जो भी काम होता है फिर फ़ोन पे ही होता है। ये इवेंट्स मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस इवेंट से क्या होगा कि जितने भी कंपनी के सीईओ हैं, वो आएँगे, डेफ़िनेटली बाउंडिंग भी होगी, ताकि टन्स वगैरह जो करते हैं, वो बंद हो जाएँगे। इसके अलावा देखिए, दुबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो नंबर 1 है, जिस तरह से दुबई नंबर 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक दुनिया को अलग से मैसेज भी मिलेगा कि यार, यहाँ पे कितनी यूनिटी है दुबई के रियल एस्टेट के जितने भी सीईओ हैं। और अगेन, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और नहीं तो माइंड फ्रेश होगा, गेट टुगेदर होंगे, और जो भी उसका एक्सपेंस होता है, 1000 या 2000 या 5000 आपस में शेयर करके कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे इवेंट्स पसंद नहीं है, तो शायद मैं नहीं भी आऊँ, या हो सकता है कि आ भी जाऊँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में टू बी फ्रैंकली। ये फिलहाल मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बाउंडिंग हो एक रियल एस्टेट वालों की, और साथ में ये भी कहूँगा कि ये इवेंट्स ऐसा सक्सेस होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया तक मैसेज पहुँचे। अच्छा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ और आपकी वीडियो मुझे पसंद भी आते हैं। लोग जो हैं एपिसोड बनाते हैं, लेकिन आप जो है सीरीज बनाते हैं। उनमें से आपकी एक सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, विल के बारे में आप अक्सर जिक्र करते हैं। इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे ऑडियंस को? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये तो सच है कि आए हैं तो जाना भी है, और ऐसे में क्या हो जाता है कि फैमिली सफ़र करती है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, हालांकि इंस्टाग्राम पर है, आपने सीरीज देखी है ऑलरेडी, लेकिन ऑडियंस को बता देता हूँ। एक फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं, और उन्होंने ऑफ कोर्स विल नहीं बनाई, लेकिन उनके पास 1-2 प्रॉपर्टी नहीं थी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, यानी कि मोर देन 10 प्रॉपर्टी। अब ऐसे में क्या हुआ, विल नहीं है तो दुबई में शरिया लॉ है, और शरिया लॉ को आपको ऑफ कोर्स फिर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और ऐसे में मैं सारी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, जनरली बता देता हूँ आपको कि किस तरह से हुआ था इस केस में। एग्जाम्पल, 100 स्क्वायर फीट है तो 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट है तो 50 स्क्वायर फीट बेटे के नाम पे गया, और उसका आधा
बेटी के नाम पे गया, यानी कि 25 स्क्वायर फीट। रिमेनिंग 25% जो बचा था, उसमें से एक हिस्सा मदर को गया जो इंडिया में बैठी थी, और छोटा सा चिंटू सा हिस्सा वाइफ के नाम पे गया। ये तो जॉइंट फैमिली थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ 2 बच्चे हैं, दूसरे परिवार में हो सकता है 3 या 4 या 5 बच्चे हो। उसमें ये लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी बँटवारे में जाती है, कुछ नहीं पता है। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर सकता हूँ, अवेयरनेस दे सकता हूँ, बाकी चॉइस टोटली आपकी रहेगी। और विल बनाने की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। आपको विल जो है कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी है कि आपको लॉयर के थ्रू ही जाना है। ऑफ कोर्स लॉयर के थ्रू जाते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। किसी भी नोटरी पब्लिक में आप जाइए, चाहे गूगल सर्च कर सकते हैं, वाफी हो गया या बर्जा मॉल या किधर भी, वहाँ जाके आप बना सकते हैं। और इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ 2,500 से 3,000 दिरहम तक ही आती है। और इन केस अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो गया है, तो आप ऑनलाइन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी की सुस्ती है। लेकिन एक ये सुस्ती भारी पड़ती है कभी-कभी, जिसका कभी किसी ने रियलाइज़ भी नहीं किया, क्योंकि आप तो चले गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पीछे आप छोड़ के जा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी वाइफ़ या अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली विल बनाना चाहिए। और सीरीज़ जो है अभी भी पेंडिंग है, उसमें और भी कुछ आना बाकी है। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा, वैसे-वैसे मैं बनाता रहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है मिस्टर लोंगानी, आपने डिटेलिंग में बताया कि विल कहाँ बनती है, कैसे बनती है, या कई लोग बिज़ी हैं, नहीं बना पाते हैं, तो ऑनलाइन भी ऑप्शन है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या जीते जी अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी देनी चाहिए? क्या उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर लेनी चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसके बारे में सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। मैं सिर्फ़ अपनी राय दे सकता हूँ, अपने विचार आपके सामने पेश कर सकता हूँ खाली मैं। मैं नहीं दूँगा। जी नहीं। देखिए, जीते जी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे मेरे हिसाब से तो सही डिसीज़न नहीं है। पर अगेन सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। बच्चों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए। गाड़ी चाहिए गाड़ी दिलाएँ, बिज़नेस करवा के देना बिज़नेस खुलवा के दें, नया बिज़नेस ओपन करवा के दें। ये सब सपोर्ट करें। बट अपने बच्चों को स्पॉइल ना करें प्रॉपर्टी देकर, मेरे हिसाब से। बट अगेन मैंने जैसे कहा कि सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। सेंटिमेंट में कई लोग डिसीज़न ले लेते हैं। बट प्रैक्टिकली एंड थ्योरिकल में फ़र्क होता है। हिस्ट्री उठा के देख लेना। बट एनीवे सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। और मेरी राय यही है कि बच्चों को अगर स्पॉइल करना है तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका मेन जो मोटो है, आपको बच्चों को स्टैंड करना है, अपने पाँव पे खड़े करना है। तो डेफ़िनेटली उनको उनके लिए आप जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो कीजिए। प्रॉपर्टी देना सॉल्यूशन नहीं है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि काफ़ी लोग जो हैं दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं। क्या ऐसे में किसी को पीओए देनी चाहिए? पावर ऑफ अटॉर्नी दे देनी चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, क्या किसी को पावर देना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आपकी दुबई में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है और सारा पावर आपके पास है, लेकिन ऐसे में अगर आप किसी भी कंट्री में अटक जाते हैं, जो भी एक्स वाई जेड रीज़न हो, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए या जो भी रीज़न है, ऐसे में आपके काम नहीं रुकने चाहिए और डेफ़िनेटली पावर ऑफ अटॉर्नी किसी न किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी आप उन्हें दें जिनके ऊपर आपका 100% ट्रस्ट हो, जैसे कि आपके माँ-बाप, आपके भाई-बहन, आपकी वाइफ़ या आपके बच्चे या फिर क्लोज़ मित्र। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए और ये एक क्लॉज़ आपको लिखाना है कि आपकी वो लोग प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। इस बात को याद रखना, भले कितना भी क्लोज़ मित्र हो, कितना भी कोई रिश्तेदार रिलेशनशिप हो, इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, ये आपको लिखाना ही लिखाना है। या तो आप उतना ही पावर दें, जो पावर आप देना चाहते हैं, और या तो ये 1 या 2 पॉइंट खास करके लिखा लें, ताकि आपके बिहाफ़ पर एक तो बैंक में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी काम हैं, उनके लिए आप पावर दे सकते हैं उनको।
अच्छा, आजकल हर कोई दुबई में आता है, रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है। ऐसे में जो नए-नए बच्चे आते हैं अलग-अलग कंट्री से, इनको आप ऐसे क्या टिप देना चाहते हैं? देखिए, रियल एस्टेट अगर सिर्फ़ चकाचौंध देखकर यानी कि सोशल मीडिया देखकर आ रहे हो, तो मैं कहूँगा कि काम करनी है, क्योंकि 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ। एक पैशन और दूसरा पेशेंस। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, तो फिर रियल एस्टेट आपका काम का नहीं है। ये इंडस्ट्री आपकी है ही नहीं। क्योंकि 2 बच्चे जैसे आए थे, मैंने पहले वीडियो बनाया था, एक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। 2.9 मिलियन व्यूज़ गए थे और कुछ 7,000 के आस-पास फॉलोवर भी आए थे उससे। 2 बच्चे आए थे मेरे पास, एक इंजीनियर था और एक डॉक्टर था, और क्यों जॉइन करना चाहते हो? क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी एग्री किया होगा अपने पेरेंट्स को, तभी आपने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जो है चूज़ किया था। तो अभी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कोई 2 मिलियन, कोई 5, कोई 25, कोई 50, कोई 100 मिलियन दिरहम की डील क्लोज़ करता है, और इतना पैसा तो हम अपने पूरे करियर में नहीं कमा पाएँगे जितना ये लोग कमाते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक ही सिंपल सा क्वेश्चन किया। उसका रीज़न था क्वेश्चन करने का, क्योंकि कहीं न कहीं मिसगाइड मिल रही है सोशल मीडिया से भी। तो मैंने उनको यही कहा कि आपके पेरेंट्स ने इतने पैसे खर्च किए और आप अपना भविष्य ना खराब करें, सिर्फ़ सोशल मीडिया देखकर। तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन किया कि जिनके आप वीडियो देखते हैं, क्या उन्होंने कभी कमीशन का चेक दिखाया? उनका रिप्लाई आया, नहीं। तो मैंने कहा फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्योंकि डेवलपर हमें कमीशन देते हैं, बैंक पहले चेक के थ्रू देते हैं और अब बैंक ट्रांसफ़र। तो क्या कभी उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया अपने सोशल मीडिया के पेज पे? बोला नहीं। तो मैंने कहा जो एजेंट डील करता है, जिनको अप्रिशिएट करते हैं, बेल बजा के या स्टेज पे बुला के या डिफरेंट डिफरेंट वे में, तो क्या कभी उनके नाम का कभी चेक दिखाया है? बोला नहीं। मैंने कहा फिर, तो तब जाके उन बच्चों को समझ में आई। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि दुबई में कोई टैक्स नहीं है। आज अगर हमें कमीशन मिलती है तो वो पूरी कमीशन हमारी होती है। सिर्फ़ 9% जो है कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ऐसे में अगर जो भी ये कहते हैं कि हमने 25, 50, 100 मिलियन की डील क्लोज़ करी, तो अच्छी बात है, और होता भी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता, रियल एस्टेट में बहुत पैसे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक गलत संदेश जाता है उन बच्चों के ऊपर, जो कि ये सोचते हैं कि हम डॉक्टरी और इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ पे आ जाएँ। अगर वाक़ई में कमीशन मिली है, तो एक स्क्रीनशॉट लगाइए और अपने एजेंट को एप्रिशिएट करने के लिए मैनेजर चेक बना के दीजिए, जिसको इंडिया में ड्राफ्ट भी कहते हैं। प्लास्टिक का चेक शूट के बाद फाड़ के फेंक सकते हैं, पर्सनल चेक शूट के बाद फाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन मैनेजर चेक क्या होता है? जब बैंक में हम पैसे देते हैं तब हमें मैनेजर चेक मिलता है। अगर जिस दिन वो आपको दिख जाता है, तो इसका मतलब वो रियल है। अदरवाइज़ ये एक, जिस तरह से फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं कि 1700 या 2000 दिरहम में घर मिलेगा, ठीक इसी तरह से ये भी एक मार्केटिंग है। इससे क्या होता है? हायरिंग में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि मार्केट में ऐसा दिखता है कि ये कंपनी काफ़ी डील क्लोज कर रही है, और उसमें क्या हो जाता है कि हायरिंग बहुत ईज़ी हो जाती है। इसकी वजह से काफ़ी लोग ये लोग करते हैं। पहले तो 1 या 2 कंपनी थी, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और ऑफ कोर्स वो डील भी क्लोज करती हैं। अब तो सभी कर रहे हैं, सभी बेल बजाते हैं, सब एक-दूसरे को बुलाते हैं। ये एक ट्रेंड हो गया है। सभी को पता लग गया है कि ये आज की तारीख में एजेंट हायरिंग के लिए करते हैं ये लोग। तो ओवरऑल जब भी आप रियल एस्टेट जॉइन करना चाहते हैं, खास करके नए बच्चे, तो मैं यही कहूँगा कि यही मेरे लिए टिप है कि अगर आपका पैशन नहीं है, तो फिर रियल एस्टेट आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, जो नए बच्चे आते हैं, रियल एस्टेट जॉइन करते हैं, आपके हिसाब से उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? रेंटल से, सेकेंडरी से, या फिर ऑफ प्लान से? देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया देखकर आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और आते ही वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में जाएँगे, मिलियंस कमाएँगे, गाड़ी-वाड़ी लेंगे, घर-वर बनाएँगे, ये सोच कर आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि एक बच्चा सीधा कॉलेज नहीं जाता है, स्कूल जाता है, एबीसीडी सीखता है, ठीक उसी तरह से रेंटल और सेकेंडरी पहले बिगिनिंग में स्टार्ट करनी चाहिए और फिर ऑफ प्लान में एंट्री करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है ना, 3 महीने के बाद आप कर सकते हैं। 3 महीने कोई बड़ी बात तो नहीं है। लाइफ़ के आपने 20-25 साल निकाल दिए, तो 3 या 6 महीने आप निकाल ही सकते हैं। इतना तो पेशेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि रेंटल और सेकेंडरी में जब आप एंटर होते हैं, तो विदिन 3 महीने के बाद आपकी इनकम बनना चालू हो जाती है। ऑफ प्लान में क्या हो जाता है, कई बार 6 महीने तक भी डील नहीं होती, कई बार 1 साल तक भी नहीं होती है। इसीलिए मेजॉरिटी जो आप देखेंगे रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो गिव अप देके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पर तो भर-भर कर पैसे दिखाते हैं, तो ऐसा ही है, पर रियलिटी ऐसा नहीं है। तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट करें, रेंटल, सेकेंडरी, और कुछ महीनों के बाद में आप ऑफ प्लान भी कर दिए, क्योंकि एक बार अगर आप ऑफ प्लान में चले गए, तो फिर आपको सेकेंडरी और रेंटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं यही मेरी दुनिया है, और ऐसे में मेजोरिटी मैक्सिमम एजेंट जो है गिव अप देकर वापस अपनी अपनी कंट्री चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी डेफिनेटली जो बच्चों को सही लगता है वो अपने हिसाब से ही करेंगे। और ये भी है कि कई कंपनी जो है कहती है कि नहीं, सिर्फ आप अगर ऑफ प्लान का करेंगे तो सिर्फ आप ऑफ प्लान ही कर सकते हैं, फिर आप सेकेंडरी और रेंटल नहीं कर सकते हैं, या फिर सेकेंडरी करेंगे तो रेंटल और ऑफ प्लान नहीं करेंगे, या फिर आप रेंटल करेंगे तो सेकेंडरी और ऑफ प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मेरी कंपनी में मैं फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं, आप तीनों ही कर सकते हैं, रेंटल भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं और ऑफ प्लान भी कर सकते हैं। और कमीशन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 70, 75 एंड 80%। एंड ऑफ द डे देखो, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, हार्डवर्क आपको ही करना है। कंपनी आपको बेसिक चीज देती है, लीड्स देंगी आपको, सोशल मीडिया का सपोर्ट देंगी, और मार्केटिंग हम जो करते हैं ऑनलाइन पोर्टल वगैरह में वही देती है। सभी कंपनी की पॉलिसी सेम ही रहती है। जो मेन हार्डवर्क रहता है वो आपका रहता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है। जब आप एक कॉल करते हैं तो आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरह से उनको कन्विंस कर रहे हैं। और कन्विंस करने का मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है, आपको सच ही बोलना है, लेकिन क्या आपके अंदर इतना है, या दो क्वेश्चन के बाद में आपको फिर नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहले आप रियल एस्टेट के बारे में समझें, उन्हें पूरी तरह से, काफ़ी सारी बुक हैं, कोर्स हैं, हमारा रेरा के भी हैं, तो सारी चीज़ें बेसिक समझ लीजिए, और उसके बाद में डेफिनेटली आप 2 या 3 महीने के बाद हीरो बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मिस्टर लोंगानी, मैंने सुना है कि कई सारी ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज यानी कि स्टाफ को डील क्लोज होने के बाद कमीशन नहीं देती है। ऐसे में जो आजकल नए बच्चे आते हैं वो कैसे सिक्योर होंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है, बहुत ही रेयर ऐसी कंपनी होंगी जो एजेंट की कमीशन नहीं देती है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंपनी होगी तो मुझे नहीं पता है, बट ये सिक्योर कैसे करना है उसके बारे में आपको मैं जरूर गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी की आपके पास वीज़ा होनी चाहिए। उसी कंपनी का आपके पास एमएस आईडी होना चाहिए, रेरा आईडी होना चाहिए, और जो भी आप डील करते हैं वो सब कम्युनिकेशन होनी चाहिए बाय ईमेल। यानी कि ये मेक श्योर होना चाहिए कि वो क्लाइंट आपका ही था। तो इस सिनारियो में आपकी कंपनी आपके साथ प्ले नहीं कर सकती है। अगर प्ले करती है तो फिर ऑफकोर्स आप उनके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप ही विन होंगे। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे आते हैं या किसी और कंपनी की वीज़ा लेके रियल एस्टेट कंपनी में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ अलाउ नहीं है, इलीगल है। और अगर चेकिंग आती है इस सिनारियो में कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 50,000 का फाइन आपको पड़ेगा, और 50,000 का फाइन उस कंपनी को भी पड़ेगा जो उनको हायर करती है, चाहे भले वो फिर विजिट वीजा पे आए या फिर किसी और कंपनी की वीज़ा पे आए, क्योंकि रैंडमली चेकिंग कभी भी आ जाती है, तो ऐसे में फाइन भी पड़ता है, और कई बार कुछ और भी एक्शन लेती है गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं तो डेफिनेटली उसी कंपनी की वीज़ा होनी चाहिए और लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर आप कमीशन बेस पर हायर कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन स्ट्रक्चर जो भी है, वो डेफिनेटली आपके पास कॉपी होनी चाहिए, चाहे भले सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। और उसके बाद आप डेफिनेटली 100% सिक्योर रहेंगे। जी। अच्छा, जो दुबई में रियल एस्टेट एजेंट हैं 1 लाख 1.5 लाख जो भी हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली, लेकिन ऐसे में कुछ ही लोग जो हैं, कुछ ही रियल एस्टेट एजेंट जो हैं वो सक्सेस होते हैं, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे आप हमें? देखिए, आज सपनों का शहर मुंबई, काफ़ी लोग जाते हैं एक्टर बनने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे सक्सेस होते हैं। ठीक इसी तरह से दुबई में आते हैं रियल एस्टेट कंपनी में एजेंट, अलग अलग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी सक्सेस होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक पिछले 17 सालों में मैंने देखा है कि कौन सक्सेस हुए हैं, 90% से भी ऊपर वो एजेंट सक्सेस हुए हैं जो कमीशन बेस पे काम करते थे। जो सैलरी पे थे वो मुश्किल से 10% है जो सक्सेस हुए हैं, मेजोरिटी वाइज। 90% जो है सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, क्योंकि रीजन है उनके अंदर एक भूख है, वो हंगर है, उनके पास पैसे नहीं है, बेड स्पेस के पैसे नहीं है, रूम के पैसे नहीं है, घर पे पैसे भेजने के पैसे नहीं है घर पे भेजने के लिए। तो डेफिनेटली ऐसे में वो लोग भागते हैं, और इतना भागते हैं कि वो स्टार बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेजोरिटी जो एजेंट सक्सेस हुए हैं वो कमीशन बेस वाले हुए हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि कोई इंडिया से या कनाडा से या लंदन से दुबई आता है, या किसी भी कंट्री में। आपके हिसाब से आते ही घर खरीद लेना चाहिए या पहले रेंट पे रहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो
आप किसी भी कंट्री में जब शिफ्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो मेरे हिसाब से जाते ही घर नहीं खरीदना चाहिए। पहले उस कंट्री को या उस सिटी को समझना चाहिए और कम से कम 1 साल तक किराए पे रहना चाहिए। क्योंकि रीज़न है कि जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले तो आपको पता ही है अक्सर नुकसानदायक ही होते हैं। अगर आप ये सोच के घर ले रहे हैं कि मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं या मेरे फ्रेंड वहाँ रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि हो सकता है कि जहाँ पे आपने घर लिया है, हो सकता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लगे या आपका ऑफ़िस काफ़ी दूर हो सकता है और ऐसे में डेली आप डेढ़ 2 या ढाई घंटे जो है ट्रैफ़िक में स्टक होते हैं या आपकी वाइफ़ को उस एरिया में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि रीज़न है कि वो कम्युनिटी नहीं मिली जिस कम्युनिटी में आप जाना चाहते हैं या फिर बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से पहले 1 साल तक किराए पे रहना चाहिए और अगर 1 साल नहीं भी तो एटलीस्ट 2 या 3 महीने होटल अपार्टमेंट बुक कर लेने चाहिए। चाहिए तो आप मेरी हॉलिडे कंपनी में भी आ सकते हैं। मेरी हॉलिडे कंपनी दुबई मरीना में है। आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। आप पूरा दुबई के समझिए, घूमिए, देखिए उसके बाद में फाइनल डिसीज़न लीजिए और बाहर नहीं निकलना है। नीचे मेरी कंपनी है रियल एस्टेट की, मेरे पास ही आ जाना, घर भी मैं ही दिला दूँगा। अच्छा मिस्टर लोंगानी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अभी की जो दुबई की सिचुएशन है, अभी का जो सिनेरियो है, क्या लगता है कि अभी भी लोगों को दुबई में आना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, करंट सिचुएशन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। उसका रीज़न है, एंड ऑफ द डे मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, तो आपको लगेगा कि मैं दुबई की तारीफ़ कर रहा हूँ। हालाँकि दुबई तारीफ़ के लायक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट एक बार फिर से बाउंस बैक करेगा। उसका रीज़न है, इस बार मार्केट में कोई भी ऐसी डेस्परेट डील खास नहीं मिली है, क्योंकि सभी को पता है दुबई जो है बाउंस बैक करेगा और ऐसे में कोई भी अपनी मिलियंस दिरहम नुकसान नहीं करना चाहता है। और मेरे इन्वेस्टर अभी भी मेरे से पूछते हैं कि कोई बेटा डेस्परेट डील है तो बताना हमें। और अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी जो भी कोई भाई बहन है मेरे रियल एस्टेट वाले, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसी डेस्परेट डील है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर हमेशा ही रेडी रहते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, चाहे भली टूरिज्म हो या जितनी भी इंडस्ट्री है, कुछ ही टाइम में, सिर्फ थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि गर्मियां भी आने वाली है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फिर देखेंगे दुबई किस तरह से बाउंस बैक करता है। उम्मीद करता हूं आज का शो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज का जो पॉडकास्ट है आप सभी लोगों को पसंद आएगा और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डबल रोल में मैंने आज तक कोई भी ऐसा पॉडकास्ट नहीं देखा था और बनाने का एक ही रीज़न था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली की हेल्प करता था और आगे भी हेल्प करता रहूँगा और आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन अफ़ोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि पैसे लगते हैं। ऐसे में मेरे एक आइडिया से, जैसे कि इस वक़्त मैंने अपना एक पॉडकास्ट बनाया, ऐसे ही आप भी अपना एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट है, वो निकालिए यहाँ से, दुनिया को दिखाइए, जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है। और ज़रूरी नहीं कि आपको यही पॉडकास्ट करना है रियल एस्टेट से, जो भी आपके अंदर हो, जो भी आपका हुनर हो, दुनिया को दिखाएँ और वी नेवर नो, हो सकता है कि आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे लोगों को, हो सकता है आपके पास ऐसी भी ऑफ़र आ सकती है कि बॉलीवुड से या फिर टीवी सीरियल से या फिर और नहीं तो आपको इतनी पॉपुलैरिटी तो मिल ही जाएगी कि लोग आपको जानने लगेंगे और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करें, क्या पता आपको वहाँ से पॉपुलैरिटी मिल जाए और आपको कहीं न कहीं से इनकम भी चालू हो सकती है। चाहे बोलिए वो फिर यूट्यूब हो या कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं एडवर्टाइज़िंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। यही मेरा एक रीज़न था डबल पॉडकास्ट बनाने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट्स में बताना अगर इस तरह के आप पॉडकास्ट और भी देखना चाहते हैं तो इन फ्यूचर में और भी बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कहाँ पे? वहाँ बैठना था, व्हाइट वाला वहाँ पे था। यार कसम से मैं तो तंग हो गया, व्हाइट इधर आ।